नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। इस वक्त से खास बातचीत राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। खास बातचीत चिड़ियाघर के कोयल और परी से लड़कियों को समाज में आत्मनिर्भर। रेड क्रॉस भवन में चलाई पागुड़ा स्कीम। नागपुर के बीजेपी नेता से हमारे संवाददाता सलीम रहमान ने की खास बातचीत। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आपने कहा कि मैंने एलएलबी कंप्लीट किया, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी भी शुरू है। मेरा अभी भी एमबीए का चालू है। एमबीए की एग्ज़ाम हाल ही में मैंने दिया है और आगे पीएचडी करने का मेरा लक्ष्य है एजुकेशनल के मामले में। रहा सवाल मैं इस लाइन में कैसे आया, पॉलिटिकल लाइन में, तो मैं अभी से नहीं हूँ, कॉलेज लाइफ से ही मैं इस लाइन में हूँ। कॉलेज लाइफ में मैं जब 12th में था तो सिंधु महाविद्यालय से मैंने किया है। तो 12th में मैं सीएसयू बॉडी के चुनाव लड़े थे, जनरल सेक्रेटरी बना था मैं, जूनियर जनरल सेक्रेटरी। उस समय से मुझे इस लाइन में पॉलिटिक्स में पढ़ने का इंटरेस्ट जागा, और इंटरेस्ट इसलिए जागा कि मैंने कहावत को हमेशा अपनाया हुआ है कि अपने आप के लिए कुत्ता भी जीता है, कोई भी जीता है, लेकिन मालिक ने हमको एक इंसान की ज़िंदगी दिया है। तो इंसान की ज़िंदगी सिर्फ हम अपने आप के लिए नहीं जीते हुए, क्यों ना दूसरों का कुछ अगर अपने से अच्छा होता है तो दूसरों का अच्छा करें। इसलिए मैं इस लाइन में आया। वैसे कहा जाता है राजनीति कीचड़ है। राजनीति में सिर्फ जो मेरे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका कहना है राजनीति में सिर्फ उतनी ही देर रहो जितनी देर टॉयलेट में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं इस लाइन में इसलिए आया कि मुझ में कुछ गर्स है। अगर मैं अपने पीछे किसी का भला कर सकता हूँ तो करूँ, और ऐसा भला करने में मैं कभी कास्टिज्म नहीं करता। मैं ये नहीं देखता कि मैं हिंदू का काम कर रहा हूँ या मुस्लिम का कर रहा हूँ, सिख का कर रहा हूँ, ईसाई का करता हूँ। मैं सर्वधर्म संभाव वाली भावना रखते हुए हर जाति के लिए सदैव उनका काम करने के लिए तत्पर रहता। मैं ये देख रहा था इतने दिन से जो कांग्रेस जो चल रही है, जितनी गति से जो इसका जो तरक्की होनी चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए, हमारे वार्ड की तरक्की होना चाहिए, प्रभाग की तरक्की होनी चाहिए, क्षेत्र की तरक्की होनी चाहिए, उस गति से नहीं हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि भी कांग्रेस रह के मैं कितनी स्पीड से ये काम कर पाऊंगा, तो क्यों ना हमको पार्टी चेंज करके कुछ किया जाए। तो मैं करीब 1 बजे रात में नितिन जी के घर पे गया कि मुझे टिकट दीजिए करके। मैंने फॉर्म भी बाकायदा बीजेपी से भरा था, लेकिन उस समय क्या है कि मैं बिल्कुल पार्टी में बिल्कुल नया था, और ये पार्टी देखती है, परखती है। इसमें कांग्रेस जैसा नहीं है कि हमको गरज है तू आजा, तू टिकट लेके चल जाइए, कोई हलवा नहीं है। तो पार्टी में मैं बिल्कुल नया था, तो पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। फिर भी मुझे उतना होश नहीं था, मुझे कुछ नाराजगी आई कि भाई मुझे टिकट नहीं मिली। मैंने पार्टी नहीं चेंज किया, लेकिन जितना सक्रिय में था वो मैंने सक्रियता अपनी कम कर दिया, और कुछ 5-10 साल असक्रिय हो गया, लेकिन पार्टी नहीं। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों को एक मीठा हलवा दे रही है, हलवा चखा रही है। क्या मुसलमान वाक्य पे आज विकास हो पाएगा मुसलमानों का? भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से अगर गुजरात दंगों की मैं बात करूँ, नरेंद्र मोदी के सामने जो कुत्तों के पीछे खूनों का दाग लगा, क्या मुसलमान उस बच्चों के खूनों को दाग को भूल पाएंगे? ये चीज देखिए, प्रूव तो नहीं हुई। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे फांसी क्यों नहीं दे देते। अगर आप गुनाह साबित कर सकते हो तो फांसी दे दो, लेकिन ये गुनाह साबित हुआ नहीं उनका। इसलिए मैं इस मामले में, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। मेरा जो स्तर है, मैं एक नागपुर शहर के लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसी लेवल पे बोल सकता हूँ, उतना ऊंचा लेवल मेरा है नहीं। मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, नागपुर शहर की आप बात कर रहे हैं, मैं नागपुर की 12 सीटों पे आता हूँ। नागपुर शहर 6 सीट और 6 सीट ग्रामीण की। मुसलमानों को, क्या मुस्लिम आज भारतीय जनता पार्टी पे एक अच्छे नेतृत्व में, एक अच्छे पद में है, उसके बाद भी मुसलमानों को एमएलए की सीट में, सांसद की सीट में मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? उनकी योग्यता को नहीं समझा जाता, ऐसा मुझे लगता है। क्या जमाल सिद्दीकी की योग्यता नहीं है? जमाल सिद्दीकी को आज महाराष्ट्र का पद उनको सौंपा गया अल्पसंख्यक का। जमाल सिद्दीकी ने टिकट मांगा था, उस बात का विरोध मुस्लिम ने क्यों नहीं किया? नहीं, उन्होंने टिकट नहीं मांगा था। मोहसिन जफर ने टिकट मांगे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने मांगा, लेकिन पार्टी ने योग्य नहीं समझी। पार्टी को ये चाहिए था कि भी अपने लोग, हमारी मैक्सिमम लोग हमारे आने चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए, केंद्र में भी और राज्य में भी। उसके हिसाब से कौन इंसान सीट निकाल सकता है। जैसा कि भाई मध्य से मोहसिन जफर ने अगर सीट मांगा था, या जमाल भाई सिद्दीकी ने तो टिकट मांगा ही नहीं था। वो तो बोले मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और वो भी निस्वार्थ भाव से जमाल सिद्दीकी जी काम कर रहे हैं, जनता का, अपने मुसलमान भाइयों का काफी काम कर रहे हैं। उन्होंने टिकट मांगा नहीं। दूसरी बात, उनको एक ऊपर लेवल का पद दिया गया, और मेरे ख्याल से पार्टी ने टिकट इसलिए नहीं दिया कि वहां से ऑलरेडी सिटिंग आमदार था।
तो जब सिटिंग आमदार होता है तो उसके पीछे मेहनत कम करनी पड़ती है सीट निकालने के लिए। सूत्रों की बात अगर माना जाए तो मुस्लिम को एक बड़ा पद देके, मुस्लिम का एक बड़ा चेहरे को देखकर बड़ी सीट में बिठा दिया गया, उसको हलवा दे दिया गया, आप बैठ जाओ। अभी आगे की बात करूं मैं कारपोरेशन की, तो क्या मुस्लिमों को वाकई में भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? बिल्कुल देंगी। अगर हमारे पास में पावर है तो हम अभी महानगर पालिका का चुनाव आने के पहले भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जिस तरह से मुस्लिम का जितना भी रिजर्वेशन है, जितनी तादाद में मुस्लिम जिस परसेंट में है, 10%, 15%, 20%, हम उसमें माननीय नितिन जी गडकरी से, हमारी महाराष्ट्र की सरकार से ये डिमांड करेंगे कि भाई उतने ही % सीट आप मुस्लिमों को दीजिए जिस हिसाब से बाकी अदर भाइयों को आप सीट देते हैं। तो जितना हमारा कोटा है तो हम हमारे साथ में न्याय करिए। ये मेरे दिमाग में बात चल रही है। जब चुनाव का समय आएगा और जब ये बात आएंगी तो हम जरूर अपने पूरे शहर के मुसलमान भाइयों को जो लड़ने के इच्छुक है उनको, उनकी जनता जो उनको जितवा सकती है उनको ऐसा ले करके माननीय नितिन जी गडकरी के पास में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, हमारे शहर अध्यक्ष जो भी उस समय रहेंगे, अभी तो कृष्णा खोपड़े जी है, उनके पास में हम जाएंगे, निवेदन देंगे, उनको समझाएंगे, अपनी बात रखेंगे कि देखिए सर, हम इतने लोग इतने दिन से भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप हमारे साथ में न्याय करिए, जितना % हमारा कोटा है उतने % हमें इसमें भी कोटा दीजिए। नितिन जी गडकरी को मैंने देखा, उस समय मैं सिर्फ नितिन जी गडकरी को जानता था, सिर्फ मैंने उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। मुझे मेरी नज़र में वो हीरो दिखे और आज भी नितिन जी गडकरी मेरी नज़र में हीरो है। उनके पास में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मैंने जब नितिन जी गडकरी का इलेक्शन आने का था, ये नहीं कि भी इलेक्शन के समय हम नितिन जी गडकरी के पास में गए और ये काम है सर, ये काम कर दो करके बोले तो उन्होंने काम कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके कहीं पहले से, इलेक्शन के कहीं पहले से, जब भी कभी हम गडकरी साहब के दरवाजे पे गए, कभी खाली हाथ नहीं लौटे। चाहे हमने मस्जिद की समस्या लेके गए हो, एक भिलगांव एरिया था, एक आपको उदाहरण बताता हूँ, भिलगांव एरिया में रोड से करीब आधा किलोमीटर के करीब में मस्जिद थी, वहां की लोगों ने फोटो लेके आए, उनका डेपुटेशन मैंने नितिन जी गडकरी को दिया। तो लोगों ने बोला कि साहब यहाँ पे रोड बनाना चाहिए और हम लोगों को नमाजियों को जाने में तकलीफ होती। गडकरी साहब ने ये बोला कि देखो चुनाव को तो बहुत टाइम है और तुम्हारे एरिया मेरे शहर में भी नहीं आता, मैं वहां से चुनाव भी नहीं लड़ने वाला हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 1 किलोमीटर रोड का परमिशन दिया। फिर लोगों ने कहा कि सर ये तो रोड तो आधा ही है। उन्होंने बोला, जो उनके जो पीए है सुधीर साहब, कि इनको 1 किलोमीटर का खर्चा रोड का मेरे खाते से दो। कुछ लोगों ने बोला कि साहब आधा किलोमीटर का रोड है, तो बोले मैंने 1 किलोमीटर तुमको बोल दिया हूँ, आधा किलोमीटर का रोड जितना तुमको जरूरत है उतना बनाओ, बाकी जो पैसा बचेगा तुम्हारे मस्जिद के किसी और काम में लगाओ। ये चीज मेरे दिल में घर कर दी, इसलिए मैं उनको अपना हीरो मानता हूँ। उनके पास से कोई भी जातिवाद के हिसाब से कोई इंसान खाली नहीं जाता। वही वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश किया। बस मैं बताता हूँ कि पार्टी बोलो या नितिन जी गडकरी बोलो, मैंने नितिन जी गडकरी को देख के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और नितिन जी गडकरी को मैं अपना हीरो मानता हूँ। एक नितिन की झोली से निकल के दूसरे नितिन की झोली पे आ बैठे आप। तो जो भाजपा से जो नाराज लोग, जो जैसा कि देखिए आज 100% लोग बीजेपी में नहीं है, मुस्लिम जो है खास तौर से, एक 20% जैसा अभी जो चुनाव हुए थे उसका अगर आपने रिजल्ट देखा होगा तो मुश्किल से 20% लोगों ने बीजेपी को चुना है। इसके पहले साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको सिर्फ 2% का दिखेगा। 2% और 3% बड़ी मुश्किल जाती है मुस्लिम समुदाय के। यहाँ तक के कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, आज अध्यक्ष बनने को, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बनने को होड़ लगी हुई है। आज तो सबको अध्यक्ष पद मिल रहा है, हर कोई अध्यक्ष बनने को चाहते। उस समय में दाढ़ी को हाथ लगा के उन लोगों की बॉडी नहीं बनती थी साहब, कार्यकारिणी नहीं बनती थी। एक अध्यक्ष बन गया वही पूरी पार्टी चलाता था, उसके पास में कोई कार्यकारिणी नहीं मिलती थी। आज तो इतने लोग हो गए हैं। आज मेरी लिस्ट अगर देखिए, मैंने एक आगाज रैली करके थी, चिटनीस पार्क में हुई थी, मेरी इन बहनों की मदद से, बंगाली पंजा जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा था, 560 लोगों का भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा में मैंने प्रवेश कराया। 560 महिलाओं का, बंगाली पंजे से, मुस्लिम। आज इतने लोग हमारे पास में है, लेकिन इनके साथ अब न्याय होना चाहिए। क्योंकि आपके साथ चेहरे भी ऊपर बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं। जी सही बोल रहे हैं, केंद्र में ये तो सही बात है, लेकिन हम सर केंद्र को देख के फिलहाल में काम नहीं कर रहे हैं। हम नितिन जी को देख के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको केंद्र तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना। केंद्र से मदद मत लीजिए। नागपुर में मोहसिन जफर खान से हमारे संवाददाता की विशेष मुलाकात, आइए देखते हैं उसकी खबर। और जब हम सुबह उठे, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, मुंबई में बड़े बड़े लोग देखे, तो एक ऐसा जज्बा है कि नहीं, क्यों ना मुंबई से अच्छा काम करके हम यहाँ पर एक अपनी ज़िंदगी सेटल कर सकते। तो फिर मेरा सिलसिला नागपुर मुंबई आना जाना शुरू हुआ। उसी दौरान सन 1992 में मेरी मुलाकात
एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी याद अगर अभी भी आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नेता, ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत कोई होगी राजनीति के अंदर में, वो है श्री देवेंद्र जी फडणवीस। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, बहुत काबिल शख्स हैं। उनसे मेरी मुलाकात 1992 में हुई थी, जब वो नगर सेवक थे या होने के थे शायद। आज सीएम है, आज चीफ मिनिस्टर हैं। तो मेरी दोस्ती उनसे हुई थी, पहले पार्टी में तो मैं नहीं था। 1994 में मैं उनके एक मित्र के साथ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अंदर में अरविंद जी शाहपुरकर, नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी के साथ में पार्टी ज्वाइन की। युवा मोर्चा में हम उपाध्यक्ष थे। देवेंद्र जी धीरे धीरे देवेंद्र जी से लगा होता गया। फिर बाद में देवेंद्र जी आमदार बने। मुझे आमदार बने तो मुझे बॉम्बे तो उस वक्त में मेरा आना जाना था, तो मुंबई में मेजेस्टिक होटल में, मेजेस्टिक आमदार निवास में उनका निवास था, जहां मुझे आज भी वो दिन याद है। और जिस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, वो एक ही वजह है जिस वजह से मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूं। 22 साल का मेरा सफर है देवेंद्र जी के साथ में। मैंने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाया। हमारे समाज ने हमें धुतकारा, हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। हमें हमारे खानदान के लोग पानी के लिए नहीं पूछते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी में ये शख्स है, तो इनको नहीं पूछना, ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, ये मुसलमानों के समर्थक नहीं है। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, सोच की बात है, सोच आज नहीं कल बदलेंगी। काम करना हमारा मकसद था और हमारे समाज को जागरूक करना हमारा मकसद था। तो मैं जब मुंबई पहली बार गया था, रात को गाड़ी पहुंची थी हमारी, हम वहाँ पर सो गए। देवेंद्र जी खाना वाना खाए, देवेंद्र जी के रूम में सो गए। वो एक ही रूम था उस वक्त, शोभाताई फडणवीस जी के बाजू में। अब मैं सोया था, सुबह 9 बजे की बात है, मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक शख्स चेयर के ऊपर में बैठ के साथ सो रहा है। मैं देखा तो वो थे देवेंद्र जी फडणवीस। मैंने कहा, देवेंद्र जी आप कब आए? तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह विदर्भ से आया हूँ। उसे मतलब भैया मुझे उठा देते। उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी आया हूँ, मैं 2 घंटा बैठ सकता हूँ। तो रात में कब आया बेटा? सोया है, और सोते हुए इंसान को उठाना मुझे नहीं लगता अच्छी बात है कि, तो मैंने तुझे नहीं जगाया। तो वो एक बात थी जिसने मेरे दिल के अंदर में देवेंद्र जी के लिए वो घर बनाया है जो कभी टूट नहीं सकता। मेरी दोस्ती उनके साथ में वो एक अलग बात है। मेरे नेता हैं, मेरे गुरु है, राजनीतिक गुरु है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। उनकी इसी बात को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी से आज तक अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। जिस तरीके से कहा जाता है, जैसा आपने बीच में जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी पे मैंने प्रवेश किया, उसको देखते हुए आपके घरवासी, आपके खानदान आपसे नाराज थे। अगर उस लम्हे को अगर हम याद करें, जिस लम्हों को हकीकत में उन्होंने याद किया होगा, शायद उस लम्हों को याद करते हुए आपके ऊपर नाराज होते थे, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी, गुजरात की अगर मैं बात करूं, जो हत्याएं हुई थी, जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ था, जो उनके खुद के कुर्तों के खून के दाग जो थे, शायद ही मुसलमान वो भूल पाए। ये बात कहीं ये वजह रही हो? यही एक वजह थी। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद की शहादत एक वजह थी, गुजरात के दंगे एक वजह थी, और कुछ जो कट्टरपंथी समर्थक होते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो एक वजह थी। कुछ पंडित, कुछ पार्टी से रिलेटेड कुछ लोग जो मुस्लिम्स के खिलाफ बात करते थे, ये एक वजह थी। सबसे बड़ी वजह, बेशक आपने बिल्कुल सही फरमाया सलीम भाई, सबसे बड़ी वजह गुजरात दंगा था। उससे मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक बात है, दंगा जो होता है, जो दंगाई होते हैं, वो किसी मजहब के तो नहीं होते। मेरा मानना ऐसा है। जिस तरीके से कहा जाता है आतंकवाद का एक कोई नाम नहीं होता। बिल्कुल बेशक आपने सही कहा। ना दंगाइयों का कोई मजहब होता है, ना आतंकवादियों का कोई मजहब होता है। उस वक्त में कौन था, किसने किया, मुस्लिम्स के ऊपर में तो बात आई। साथ ही साथ गोधरा के अंदर में भी गाड़ियां जलाई गई, ट्रेन चली, ट्रेन को बाकायदा रोका गया। उससे मुसलमानों के ऊपर में इल्जाम आया कि ये गोधरा का जो कांड हुआ है वो मुसलमानों ने करवाया। उसी एक्शन का रिएक्शन गुजरात के अंदर में देखने में आया, क्योंकि जब गुजरात में बॉडियां गई, वो गोधरा की गुजरात के अंदर जब बॉडी गई, डेड बॉडी बच्चों की थी, माओ की थी, बेटियों की थी, बुजुर्गों की थी, तो एक एक मोहल्ले में जली हुई लाशें, आधी लाशें जो अपने बच्चों की देख लें तो एक खून सवार हो जाता है। जो चीज़ आज
हमारे साथ भी होनी चाहिए। अगर हमारे मोहल्ले में किसी की ऐसी जली हुई लाश देखी, अपने माँ बाप की देखी। सब टीवी पे आने वाले लोकप्रिय धारावाहिक चिड़ियाघर के कोयल और परी से मुलाकात की हमारे संवाददाता सलीम रहमान ने। आइए देखते हैं उसके विशेष अंश। एनिमल्स के ऊपर उसके सारे किरदार बेस्ड हैं और जैसे मैं खुद कोयल हूँ और कोयल की जैसे खासियत होती है कि वो गाना गाती है और बहुत मधुर गाती है, तो मुझे मेरी ये सोच है कि मैं मधुर गाती हूँ। हमारे बाबूजी हैं केसरी नारायण जी, जो हमारे घर के मुखिया हैं, हेड हैं, हमारे टीचर भी हैं और उनके आगे किसी और की नहीं चलती। मेरे पति हैं जो हमेशा इधर से उधर भागते रहते हैं, घोटक है उनका नाम, और वो घोड़े को रिप्रेजेंट करते हैं और रेलवे के टीसी हैं और घोड़े की तरह कभी कभी थोड़ा बिदक भी जाते हैं। तो इस तरह हमारा शो ये भी बताना चाहता है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहते हुए भी उसकी एनिमल वाली हरकतें चलती रहती हैं। तो ये एक मैसेज तो हम शो में देते ही हैं हर समय, लेकिन इसके साथ साथ जो सिविक वैल्यूज़ हैं, जो अच्छी बातें हैं या मूल्य हैं जो हमारे देश से रिलेटेड हैं या हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं, हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं या दर्शकों को एक एंटरटेनिंग वे में उसे प्रेजेंट करें। देखिए, मैं भी एक भाई की बहन हूँ और बड़े जतन से मैं प्यार करती हूँ अपने भाई से। तो मुझे पता है कि बहन भाई का प्यार कितना ज़्यादा गाढ़ा रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बंधन जो होता है वो सद्भाव का होता है, प्रोटेक्शन का होता है, जो कि एक भाई अपनी बहन को देता है, और बहन का होता है कि भाई को उतना स्नेह देती है जो कि शायद एक माँ भी ना दे, उतनी दुआएं देती है। तो इस त्यौहार के लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि अपने प्यार को बनाए रखिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। फैमिली आपकी सब कुछ होती है एक्चुअली। आप अपनी फैमिली के साथ पले होते हैं, बड़े होते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ होते हैं और उनके साथ एक पूरी ज़िंदगी जीते हैं। 20 साल की लाइफ या 25 साल की लाइफ, जब तक आप हट के अपनी लाइफ शुरू नहीं करते या करियर शुरू नहीं करते, तो वो एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है वही आपको आगे भी सपोर्ट करता है। उस एक सपोर्ट सिस्टम को जारी रखिए और हमेशा खून के रिश्ते का थोड़ा मान रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। अगर वो बूढ़े हो जाते हैं तो ये बात याद रखिए कि आप भी कभी बूढ़े होंगे, या उन्होंने आपके बचपन में आपको किस तरीके से संभाला है, कैसे फूलों की तरह संभाला है। तो ज़रूरी है कि आप भी उन रिश्तों को फूलों की तरह सहेज के रखें। अदिति, थैंक यू सो मच। ये थी चिड़ियाघर की कोयल, जो अदिति हमारे साथ टाइम न्यूज़ के दर्शकों को अपनी बातें बता रही थी। कैमरामैन आबिद खान के साथ टाइम न्यूज़ सलीम रहमान, नागपुर। दर्शकों नमस्कार। आज हमारे साथ नागपुर के सोनी सब चैनल पे जो कि चिड़ियाघर के नाम से सीरियल प्रकाशित होने जा रहा है, उसकी सफ़रनाज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि यूपी से रिप्रेजेंट करती हैं। शफक जी, टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप यूपी से रिप्रेजेंट करती हैं, आप मुंबई आए और सब टीवी पे आपका चैनल, आपका सीरियल चिड़ियाघर आ रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस सबसे कहना चाहूँगी कि चिड़ियाघर देखते रहिए और आप कुछ ना कुछ, ये नॉर्मल डेली सूप जैसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कॉमेडी है। आप थोड़ा दिन भर इतना स्ट्रेसफुल होते हो तो एक थोड़ा आप चाहते हो कि आप हंस दो, तो हम बस आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। तो आप बस उसके लिए और ख़ुद थोड़ा लाइट होने के लिए आप हमारा शो देखिए और अच्छी चीज़ें सीखिए। नागपुर पे जैसे आपने कदम रखा है कि स्कूल पे आप गए, वहाँ के विजिट किए, क्या बच्चों की आपको बचपन की स्वाभाविक बातें, बचपन की बातें याद है? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी अभी बोला था कि बहुत अच्छा लगा मुझे स्कूल जाकर। जैसे बचपन की सबकी कनेक्टेड होती हैं ये चीज़। आप सब स्कूल जाते हैं तो हम, जैसे कोई आ रहा होता है चिल्ड्रंस डे पे या किसी अलग दिन, तो हम बैठ के वेट करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, देखते अच्छा कौन आ रहा है। तो आज जब मैं वहाँ पहुँची तो बच्चों में वही फील था, तो वो बैठे हुए थे, एक आधे घंटे से वेट कर रहे थे बैठ के, और वो बहुत एनर्जी में था। और जाते ही उन्होंने जो हूटिंग शुरू की है, दैट वाज वेरी गुड। और मेरा मुझे एक एनर्जी मिल गई पूरा दिन निकालने की। अमृतसर में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई एक कार्यशाला। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। लड़कियों को समाज में आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से अमृतसर में समाज सेविका संस्था, फ्रेंड्स क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक विशेष प्रयास किया गया,
जिसके चलते जरूरतमंद महिलाओं को 10 सिलाई मशीन बांटी गई। इस मौके पर डीसी अमृतसर रवि भगत मुख्य दौरे पर मौजूद हुए और उन्होंने इस मशीन को समाज की जरूरतमंद लड़कियों को 10 सिलाई मशीन बांटी। जिन लड़कियों को इस तरह की मशीन चाहिए वह जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि वह इन मशीन को प्राप्त करके सके और वह खुद स्वरोजगार हो सके। साथ ही उनकी हर तरह की मदद रेड क्रॉस की तरफ से की जाएगी। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਸਾਡਾ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ BADP, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਸ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ और अपना कितना शुरू करना चाहती हैं। जिला प्रशासन की तरफ से रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया पंगुड़ा सिस्टम। हमारे संवाददाता नरेश सेठी की रिपोर्ट। अमृतसर में इंसानियत का एक बड़ा फिर शर्मनाक हुई जब 2 नौजवान बच्चों को उसकी मां बाप छोड़कर चले गए। जिला प्रशासन की ओर से कन्या भूषण हत्या को रोकने के लिए रेड क्रॉस भवन में चलाई गई पागुड़ा स्कीम में इन बच्चों को छोड़कर चले गए। इस संबंध में अमृतसर के रेड क्रॉस भवन के अधिकारी ने बताया कि यह स्कीम उन लोगों के लिए चलाई गई थी। जिलाधिकारी का कहना है कि यह बच्चे उनके पास आए थे और इसका इंतजाम किया गया था। आज ही जिनके घर में बच्चे नहीं हैं वो इससे बच्चों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के चलने के बाद अब तक रेड क्रॉस भवन में कुल 108 बच्चे आ चुके हैं, जिनमें 90 लड़कियां और 18 लड़के हैं। पंगुड़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਔਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਪੰਗੂੜਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ 18 ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्यूमर कहने हैं वो क्योरेबल है। ਉਹਨੂੰ इलाज ਲਈ भी ਅਸੀਂ पूरा सहायता देवांगे। आज बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टाइम न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.timenews.co पर।